इसीलिए आप गौर करेंगे कि जब मेरे पिताजी की हत्या की जाती है तो केवल एकमात्र हत्या नहीं की जाती है, उनकी शिखा काटी जाती है गोली मार के, उनका सर का तिलक मिटाया जाता है गोली मार के। तो ये एक मैसेज दिया जाता है कि यहाँ हिंदू कभी भी एकत्रित होकर इस इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ अब बुलंद नहीं करेंगे। और जब वो शिखा काटी गई, आज मैंने वही शिखा अपने माथे पे भी रखी है। मुसलमान का वोट इनको पता है कि वो कहीं नहीं बहक के जाने वाला है, जबकि अगर मुसलमान विकासवाद पे चले, विकास की राजनीति पे इनसे सवाल जवाब कर ले तो ये चुप हो जाएंगे। तो उसी हिंदू के बंटवारे का इन्होंने फायदा लिया, जो आज हमारे महाराज जी कहते हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब वो कटा है। आप इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को उठाएंगे तो इनकी विचारधारा क्या है आप कुछ स्पष्ट नहीं बता सकते। कभी सपा, कभी बसपा, कभी ग्लास, फिर कभी सपा, फिर कभी बसपा, कभी सपा के सर्वमान्य नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की धोती खोलने की बात है, और आज उसी सपा के ये सांसद हैं। तो क्या विचारधारा है। और हत्या करना इनके लिए आसान था। दो पक्ष जहां लड़ते थे, एक की हत्या करके दूसरे को फंसा देते थे। तो ऐसा होता था। वो कहते हैं कि बहन जी का आदेश आएगा तो, लेकिन बहन जी का झंडा उनके गाड़ी पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मौके परस्त की राजनीति है और उनकी राजनीति पूरी की पूरी परजीव है अफजाल अंसारी की सोच पे। कहते हैं पूर्वांचल की सियासत में कोई किसी से कम नहीं, और अगर बिरादरी भूमियार हो तो शायद कोई किसी से कम होना भी नहीं चाहता। यूं तो पूर्वांचल में एक से एक बड़े नाम, बड़े चेहरे सियासतदां हैं, आगे भी रहेंगे। अगर इस बिरादरी की बात कर ली जाए तो मनोज सिन्हा, ए.के. शर्मा, कृष्णानंद राय, उनकी पत्नी अलका राय, अगर आप देखें तो अब उनके बेटे पीयूष राय। दूसरी तरफ पूर्वांचल के सियासत में अंसारी परिवार, ये भी उस कदर ही हावी रहा है। लेकिन नए चेहरे लगातार उभर रहे हैं। अब चाहे अतुल राय का सियासत में पदार्पण हो या फिर कृष्णानंद राय के परिवार की दूसरी पीढ़ी का। हम बात कर रहे हैं आज पीयूष राय से, जो कृष्णानंद राय के बेटे हैं, अलका राय के बेटे हैं। और याद होगा, वही कृष्णानंद राय छात्र राजनीति में आए, लेकिन आरोप लगा कि मुख्तार अंसारी ने उनकी हत्या कराई। हालांकि इस पर बहुत कुछ कहा लिखा जा चुका है, लेकिन आज हम जानेंगे सीधे कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय से। स्वागत है पीयूष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहली बात तो ये कि पूर्वांचल की राजनीति में पीयूष राय को लोग क्या जाने, कृष्णानंद राय के बेटे के तौर पर, अलका राय के बेटे के तौर पर, या भावी उम्मीदवार मोहम्मदाबाद के तौर पर? नहीं, पीयूष राय की पहचान मैं बेशक कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके माँ बाप के नाम से ही होती है, और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि मैं स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय और पूर्व विधायक अलका राय जी का बेटा हूं। लेकिन मुख्य पहचान मैं अपनी यही समाज में रखता हूं कि जो हमारे पिताजी ने जो अलग लोगों के बीच में जलाई थी, जो मशाल इन्होंने अपराधियों के खिलाफ और उस इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जो मशाल जलाई थी, उसका एक ध्वजवाहक के रूप में समाज के बीच में उपस्थित होकर और उनके ही सपनों को लोगों को जागरूक करते हुए पूरा करने का एक प्रयास है। पीयूष जी, आपकी चर्चा गाहे बगाहे खूब हो रही है कि अब अलका राय जी चुनाव नहीं लड़ेंगी और अब आप चूंकि उनके सुपुत्र हैं, आप दावेदारी करेंगे, क्योंकि आप स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बेटे भी हैं। उस सीट पर देखा जाए तो 2005 के बाद से लगातार आप लोगों की दावेदारी बनी हुई है। माताजी 2 बार विधायक भी रहीं। क्या ये सही है कि आप चुनाव लड़ेंगे वहां से, मोहम्मदाबाद सीट से? देखिए अक्षय जी, मैं एक बात आपसे स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि मेरी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें इसका कौन किस क्षेत्र से इसका प्रतिनिधित्व करेगा, ये निश्चित रूप से प्रदेश का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और निश्चित रूप से विगत 12 सालों से मैं पार्टी के लिए निरंतर अपनी सेवा दिए पड़ा हूँ, समाज के बीच में और सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, और पार्टी के जितने कार्यक्रम होते हैं उसको मोहम्मदाबाद के विधानसभा में उसको लागू करने का, उसको जमीन पर उतारने का, और जो हमारे पार्टी का और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूज्य महाराज जी का जो नेतृत्व है, उसमें जो गरीब कल्याण का उन्मूलन और गरीबों के उन्मूलन की बात होती है, या विकास की जो बात अंतिम पायदान पर बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात होती है, उसके लिए निरंतर मेरा प्रयास रहता है।
अब अगर मेरे कर्मों का और मेरे त्याग और तपस्या का मूल्यांकन पार्टी जिस स्तर पर करेगी उस स्तर से मुझे उसका प्रमाण नहीं, मिलेगा। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि आपके पिताजी विधायक हुए, बीच टर्म में ही उनकी हत्या हो गई। उसके बाद आपकी माताजी उस सीट को जीतती हैं। एक बार 2007 में कोई और लड़ता है, लेकिन उसके बाद से लगातार सीट पर आपकी जीत या फिर सक्रियता बनी हुई। ठीक है, एक बार हारी भी, लेकिन क्या ये वजह है कि आपकी दावेदारी बनती है या फिर आपकी माताजी अभी इस स्थिति में है कि वो चुनाव लड़ेंगी? नहीं, देखिए, माता जी की एक उम्र अवधि अवस्था जरूर हो गई है और मैं एक चीज के लिए आपको थोड़ा सा उसमें ठीक करूंगा। माता जी ने 2012 का चुनाव नहीं लड़ा था, अपनी स्वेच्छा से नहीं लड़ा था और उस समय पार्टी के हमारे एक नेता हैं आदरणीय वीरेंद्र राय जी, वो चुनाव लड़े थे। देखिए, सक्रियता हमारी निश्चित रूप से 2012 से अपने दल में हुई। 2006 और 7 में उम्र ऐसी थी कि शिक्षा का उस समय हम लोग ग्रहण करने के लिए बनारस से बाहर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस समय मुकदमों का दौर ऐसा चला कि बहुत तो ध्यान शिक्षा पे नहीं हो पाई और अपने पिता के केस मुकदमे के साथ साथ एक राजनीतिक विरासत में हमारी माता जी जो अकेली पड़ती थी, उन्होंने 2012 का चुनाव न लड़ने का एक निर्णय लिया। और निश्चित रूप से जब आप प्रयास करते हैं, समाज के बीच में उपस्थित होते हैं, लोगों के लिए लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए जब आप लड़ते हैं तो एक प्रयास आप अपना कर्म करते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि ये प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व में किसे क्या भूमिका निभानी है और किस जगह पे निभानी है, ये वो लोग तय करते हैं और मुझे लगता है मुझे अपना कर्म करना है, निर्णय ऊपर के लोगों का। तो पूर्वांचल की सियासत इस बार कैसी होगी? क्योंकि कहा तो ये जाता है पूर्वांचल की सियासत या आपके इलाके की ही सियासत की भी बात कर लें तो मुख्तार तो अब रहे नहीं, अफजाल अंसारी आज भी उसी तरीके से एक्टिव हैं। तो आप लोगों के लिए मुख्तार का इस पूरी सियासत की सीन से हट जाना क्या आपको लगता है कि आपके लिए मुफीद है या फिर अफजाल अंसारी हैं तो आपके लिए चुनौती है? नहीं, देखिए, बिल्कुल जिस राजनीतिक विचारधारा को लेकर अंसारी परिवार राजनीति करते हैं, समाज में हिंदुओं का विखंडन करके अपनी राजनीति को जातियों के बेस पे बना के उन्होंने आज तक राजनीति की है। निश्चित रूप से कई बार के विधायक और सांसद रहे हैं, लेकिन इसी अलग को लोगों के बीच में जगाने के लिए मेरे पिताजी ने ये आवाज इन माफियाओं के खिलाफ बुलंद की थी कि हिंदू को एकत्रित किया जा सके। इसीलिए आप गौर करेंगे कि जब मेरे पिताजी की हत्या की जाती है तो केवल एकमात्र हत्या नहीं की जाती है, उनकी शिखा काटी जाती है गोली मार के, उनका सर का तिलक मिटाया जाता है गोली मार के। तो ये एक मैसेज दिया जाता है कि यहाँ हिंदू कभी भी एकत्रित होकर इस इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आवाज अब बुलंद नहीं करेंगे। और जब वो शिखा काटी गई, आज मैंने वही शिखा अपने माथे पे भी रखी है, क्योंकि जो विचारधारा मेरे पिताजी ने लोगों के बीच में उपस्थित किया या लोगों के बीच में रखा है एक संगठित हिंदू का, वही विचारधारा आज मैं लेके इन लोगों के बीच में और अपने समाज के बीच में उपस्थित हूँ। नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं शिखा काटी गई, तो जो ये शिखा काटी गई, लोग कहते हैं कि उस शिखा को बकायदा दिखाया गया या बताया गया कि भाई हाँ काम हो गया, ऐसा था क्या जी, मुख्तार अंसारी को? अब ये तो हम सब ने रिकॉर्डिंग भी सुनी हुई है, मीडिया में आप लोगों के 30-35 साल का अपना अनुभव है और आपने सुना भी है कैसे मुख्तार अंसारी ने उस समय अभय सिंह से एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में चुटिया काट ली गई की बात की कही। और कहीं ना कहीं ये चुटिया काट लेना किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये पूरे के पूरे सनातन पे हमला था। और कैसे इस्लामिक आतंकवाद अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए एक मोहम्मदाबाद की सीटों में अपना प्रभाव डालता है और ऐसा प्रभाव डालता है कि वहां किसी भी तरीके के प्रजातंत्र न होते हुए अपने एक राज्य स्थापित करने के लिए एक विधायक तक की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उस विधायक की निर्मम हत्या में उसकी शिखा और उसके माथे का तिलक मिटाया जाता है। आप कहते हैं इस्लामिक आतंकवाद, जबकि मैंने अंसारी परिवार से बात की, अफजाल अंसारी से बात की, उनका कहना है कि वर्चस्ववादी और सामंती लोगों के खिलाफ हम लोगों का अभियान था जो आज से नहीं कई दशकों से चल रहा है। तो जिसे आप इस्लामिक आतंक की बात कह रहे हैं अपने इलाके में, उनका तो कहना है हम लोग तो वर्चस्ववादियों से लड़ रहे थे, हम लोग तो सामंतवादियों से लड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर उनका ये कहना है तो उनसे एक प्रश्न जरूर करिएगा कि ये कैसा आपके वर्चस्व की लड़ाई थी या कैसे सामंत के खिलाफ लड़ाई थी कि आपके क्षेत्र में आप 5 बार विधायक और 3 बार सांसद होते हैं, आपके क्षेत्र के गरीब गरीब रह गए और आप इतने बड़े पूंजीपति बन गए।
नहीं, लेकिन वहां सवाल ये भी तो उठता है कि आखिर जहां मुसलमानों की आबादी इतनी डिसिसिव नहीं है कि अकेले अकेले मुसलमान जिता सकें, वहां पर उनको दलितों का, दूसरी बिरादरियों का इतना वोट तो उनको मिलता है कि वो आराम से इतने समय तक जीतते रहे। ये हमारे, जैसे कि हमारे महाराज जी बार बार कहते हैं, जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, तो ये उसका सीधा मिसाल महाराज जी इसी मोहम्मदाबाद सीट को रख के ही देते हैं। क्योंकि जब मेरे पिताजी ने 2002 में चुनाव जीता, जब पहली बार वो 97 में लड़ते हैं चुनाव 1997 में, तो वो करीब 12-13 हजार से वोट से हारते हैं। लेकिन वो भनक इन लोगों को, अंसारी परिवार को लग गई थी उसी समय, क्योंकि अगर ऐसा भनक नहीं लगता तो 2002 के चुनाव में, चुनाव हो जाने के बाद 17 बूथों पे, जो खासकर हमारे स्वजातियों का बूथ था, हिंदुओं का बूथ था, उस पर रिपोल कराया जाता है अफजान अंसारी द्वारा, कि रिपोल की व्यवस्था वहां की जाती है, किसी तरीके से हराया जाए, क्योंकि इनको आभास हो चुका था कि ये चुनाव हार रहे हैं और रिपोल में ये हिंदुओं को बांटेंगे तभी जीत पाएंगे। अगड़े को पिछड़े से लड़ाना, हरिजन को ठाकुर से लड़ाना, ठाकुर को भूमिहार से लड़ाना, क्योंकि इनका मकसद ही रहा कि जब जब हिंदू बटेगा तब तब, क्योंकि इनको अपने मुसलमान का वोट इनको पता है कि वो कहीं नहीं बैठ के जाने वाला है। जबकि अगर मुसलमान विकासवाद पे चले, विकास की राजनीति से सवाल जवाब कर ले, तो ये चुप हो जाएंगे। तो उसी हिंदू के बंटवारे का इन्होंने फायदा लिया, जो आज हमारे महाराज जी कहते हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तक वो कटा है। तो अब तो आपके लिए राह आसान होनी चाहिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी तो अब इस दुनिया में है नहीं। अंसारी परिवार का जो एक सबसे बड़ा, कह लीजिए, स्तंभ, जिसके बदौलत अंसारी परिवार यहां तक पहुंचा, खैर ठीक है, अफजाल अंसारी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मुख्तार अंसारी के नहीं होने का फायदा तो आपको मिलेगा पॉलिटिकल। नहीं, देखिए, एक बात समझने की जरूरत है कि समाज में कभी भी कोई अपराधी स्तंभ नहीं हो सकता। समाज में हमें और हम जैसे शिक्षित लोगों को ये तय करना होगा कि हमारे समाज के स्तंभ होंगे कौन। क्या मुख्तार स्तंभ होंगे, क्या अब्दुल कलाम स्तंभ होंगे? एक बात। दूसरी बात, मुख्तार या अफजाल ये एक व्यक्ति का नाम है। मेरी लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो समाज को बांट के अपनी सीट कैसे मेंटेन रहे, अपना पद कैसे मेंटेन रहे, उसकी राजनीति जो लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ है। तो आप एक चीज और बताइए कि चूंकि अब आप उसी मोहम्मदाबाद क्षेत्र से आते हैं, मुख्तार अंसारी का परिवार तो क्लेम करता रहा है कि वो तो स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है, कांग्रेस का पुराना परिवार है, उपराष्ट्रपति यहां से निकले हैं, ब्रिगेडियर उस्मान यहां से निकले हैं। आपको लगता है कि ये परिवार, इस परिवार के लोग ऐसे भी निकले? कर्म तो उस अनुसार नहीं रहे हैं, कर्म तो उस अनुसार नहीं रहे हैं कि ये बता सकें कि इनको खुद थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि अगर ऐसा परिवार इनका रहा है तो अपने कर्म ठीक रखने चाहिए। समाज में ऐसे कर्म रखने चाहिए कि परिवार का कभी ख्याति न गिरे, चाहे वो मुख्तार हो चाहे अफजाल हो। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि राजनीतिक वर्चस्व बनी रहे, वही परिवार की ख्याति है। इसीलिए आप इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को उठाएंगे तो इनकी विचारधारा क्या है आप कुछ स्पष्ट नहीं बता सकते। कभी सपा, कभी बसपा, कभी ग्लास, फिर कभी सपा, फिर कभी बसपा। कभी सपा के सर्वमान्य नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की धोती खोलने की बात है, और आज उसी सपा के सांसद हैं। तो क्या विचारधारा है, किन विचारधाराओं को लेकर ये समाज में उतरे हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति की अगर विचारधारा स्पष्ट नहीं है तो उसके कार्य कैसे स्पष्ट होंगे? लेकिन अब आपके स्वर्गीय पिता की तरफ आते हैं। आपके पिता की क्या इस परिवार से कोई पुरानी अदावत थी, जिस वजह से जब उनकी हत्या हुई तो आरोप मुख्तार अंसारी पर ही लगा? नहीं, पुरानी अदावत तो कभी नहीं रही। पुरानी अदावत होती तो मेरे पिता के कोई मुकदमे होते, कोई क्योंकि बीजेपी की सरकार कुछ समय के लिए बीच में जरूर बनी थी। नहीं, कृष्णानंद राय जी की का कोई संबंध अंसारी परिवार से कभी था, नहीं था? तो लड़ाई किस बात की थी, अदावत कहाँ थी कि उनकी राजनीतिक हत्या की गई? नहीं, अदावत तो देखिए मूल कारण क्या है कि पिताजी के कुछ ऐसे जरूर मित्र थे जिनके एक अपना व्यवसाय या अपनी उनके जीवोपार्जन की व्यवस्था जो अपने क्षेत्र में करते थे, जैसे शिक्षा राय थी जिनकी हत्या 1989 में केवल इसलिए कर दी कि वो साइकिल स्टैंड चलाते थे। मुख्तार उसी साइकिल स्टैंड पे काम करते थे। तो साइकिल स्टैंड की व्यवस्था को पाने के लिए मुख्तार ने शिक्षा राय की हत्या कर दी। तो ऐसे ही जब लोगों के व्यवसाय के लिए, जमीन के लिए, गरीबों के छोटे छोटे जमीनों के लिए जब इन लोगों ने लूटना शुरू किया, लोगों के बने बनाए हिस्सों पे अपना दावा दाखिल कर दिया, तो ऐसी व्यवस्थाएं पिताजी को ये लगा
ये कैसे हो सकता है कि प्रजातंत्र में कोई गुंडा और माफिया ये कह दे कि ये चीज मेरा है, या लोगों के बीच में, लोगों के लड़ाइयों के बीच में एक पक्ष को अपने साथ मिला के ये कहे कि जाओ उसको गोली मार दो या मैं मरवा देता हूँ और तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरीके की जो दुर्भावना इन लोगों ने पैदा कर रखी थी पूरे समाज में या पूरे मोहम्मदाबाद में, उसके खिलाफ हमारे पिताजी की लड़ाई थी। उनको ये लगा कि ऐसा व्यक्ति कभी भी ऐसे जगह का प्रतिनिधित्व न करे जो लोगों को बांट के और अपनी राजनीति को सफल बनाने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए कि वो गरीबों का मसीहा है, जबकि वो खुद मसीहा बन गया और गरीब गरीब रह गए। तो इस चेतना को वो लाना चाहते थे लोगों के बीच में, और जब लोगों ने इस चेतना को समझा, जागरूक हुए, तो उनको पटकनी दे दी। 2002 में उन्होंने चुनाव हरा दिया। और जब इनको ये लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो इनको इनके ही गढ़ में हरा दिया, तो आने वाले समय में अगर इस व्यक्ति को नहीं हटाया जाएगा तो आने वाले समय में इनका जो राजनीतिक वर्चस्व है इस क्षेत्र का, वो समाप्त हो जाएगा। पॉलिटिकल हत्या थी पिता की आपकी? बिल्कुल पॉलिटिकल हत्या। सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव जीत गए थे उस मोहम्मदाबाद से जो अंसारी परिवार का घर है? बिल्कुल 84 से लेकर 2002 तक जो लगातार विधायक हो, वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक वर्चस्व किसी ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई व्यक्ति आए और उसमें मेहनत करके लोगों को जागरूक करके एक आवाज करके हरा जाए। तो इसके लिए वो हत्या की गई, क्योंकि अगर मेरे पिताजी रहे होते तो निश्चित रूप से ये कभी वहां चुनाव फिर आगे नहीं जीतते, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बहुत कम समय में लोगों को संगठित कर लिया था, लोगों को ये प्रेरित कर लिया था कि नहीं, आप अपनी आवाज, अपनी लड़ाई के लिए स्वयं उठे, स्वयं लड़े, अपने बीच के मतभेद को स्वयं सॉर्ट आउट करें, नहीं कि ऐसे माफियाओं के पास जाके मदद मांगे। तो लोगों को ये जागरूकता मिली, तब जाके लोगों ने इनको जिताया। आप तो बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन आपको वो कहानी परिवार ने बताई कि आखिर इस पूरी हत्या की कहानी क्या थी? नहीं, मैं इतना भी छोटा नहीं था कि मैं अपने पिता के समस्याओं को और उनके संघर्ष को न देख सकूं, न जान पाऊं। मेरी उम्र, जो मेरे पिता की हत्या हुई तो मेरी उम्र 17 साल हो चुकी थी। मेरे पिता के संघर्ष ऐसे रहे कि बहुत ही बचपन में ही हम लोग बहुत मैच्योर हो गए, और मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों को हर छोटी बड़ी बात जो हमारे पिता चाहते थे कि हमें ना पता चले, कहीं ना कहीं उनके अपने संघर्षों से, कहीं ना कहीं अखबारों से, कहीं ना कहीं लोगों से वो संघर्ष हम लोगों को पता चलते थे। क्योंकि संघर्ष ऐसे थे कि ऐसा लगता था कि एक व्यक्ति एक ऐसे हुजूम के खिलाफ लड़ रहा है जिसमें शासन और प्रशासन, उस समय समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार थी, शासन और प्रशासन भी उस व्यक्ति को उसके वोट बैंक के लिए मदद कर रहा है, और कानून का जो कभी ये असर नहीं दिखा कि नहीं ऐसे अपराधी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, जबकि उल्टे पिताजी को नजरबंद करना या उनको कहीं नजरबंद करके कहीं बैठा देना, इस तरीके का संघर्ष जब हम लोगों ने छोटे बचपन में देखा तो ये समझ में आ गया कि हमारे पिताजी का संघर्ष एक ऐसे आदमी के खिलाफ है जिसने अपने वोट बैंक को अपनी दूसरे की सरकारों के लिए और अपनी सरकारों के लिए मजबूरी बना के और उनके खिलाफ लगा। लेकिन अंसारी परिवार का तो आपके पिता पर भी आरोप है, और मुख्तार अफजाल अंसारी तो खुद कहते रहे कि कृष्णानंद राय की आप बात करते हैं, कृष्णानंद राय के संबंध तो रणवीर सेना से थे। मुखिया जी जो रणवीर सेना के संस्थापक थे, उनसे उनके संबंध थे। नहीं, देखिए ये तो एक लांछन है, और लांछन लगाना तो बहुत आसान है, क्योंकि मैं भी कह सकता हूँ कि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का संबंध अलकायदा से रहा। मैं भी कह सकता हूँ कि दाऊद के लिए मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में काम किया है। इसके कुछ प्रमाण भी हैं। उस समय के जो रिटायर्ड आप IPS या DG रहे हो, आप ले सकते हैं कि मुख्तार ने दाऊद के लिए काम किया हुआ है। लेकिन ये समझने की बात है कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्या काम किया है जिससे ये संबंध स्थापित हो कि वो रणवीर सेना के लिए थे। क्या हिंदुओं को एकत्रित करना रणवीर सेना का धर्म था? क्या हिंदुओं में ये एहसास दिलाना कि ये जो इस्लामिक आतंकवाद, ये जो दो माफिया अंसारी परिवार यहाँ फैला रहे हैं, हम लोगों को बीच के बंटवारे का फायदा उठाते, क्या उनके खिलाफ आवाज उठाते अपने हिंदुओं को संगठित करना, ये रणवीर सेना का संबंध है? हिंदू एकत्रित होता है तो उससे ये लांछन क्यों लगता है कि वो एक हिंदू, एक रणवीर सेना का नाम आता है, या हिंदू वायलेशन का नाम आता है, या इस तरीके का लांछन क्यों लगाया जाता है? क्या हिंदू संगठित होते? तो कहीं से कोई संबंध नहीं था। बिल्कुल, कभी नहीं। लेकिन गोलू अपहरण कांड की चर्चा भी होती है कि तब बिहार में, पटना में गोलू अपहरण कांड हुआ था, उसके तार जोड़े गए कि आपके पिताजी से जो अपहरण करता है उनके संबंध थे। नहीं, तो उस समय बिहार में लालू जी की सरकार थी,
उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए था अगर ऐसी बात थी तो। निश्चित रूप से उस समय भी मैंने ये खबर टीवी पे सुनी थी। मेरे पिताजी खुद टीवी पे जाने की उनका ये नाम ऐसे लिखा जा रहा है। उस समय के तत्काल जो एसपी थे बनारस के, उन्होंने एक निवेदन भी किया कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी पुलिस आए तो आप सूचित करिए एसपी बनारस को कि ऐसे ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई करिए। मेरे पिताजी ने कहा कि आपको जो जांच करनी हो जांच कर लीजिए, मैं अपने आवाज पे हूँ, अगर किसी तरीके का मेरी कोई संलिप्तता तो मुझे गिरफ्तार करिए। क्योंकि जो आदमी अपने दिल और दिमाग से स्पष्ट रहेगा उसकी जबान भी स्पष्ट रहेगी। जिसके दिल में कुछ और दिमाग में कुछ रहेगा तो उसकी जबान भी हमेशा कभी दिल की बात कहेगी, कभी दिमाग की बात कहेगी, और वो कभी स्पष्ट राजनीति में अपने आप को कभी प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मोहम्मदाबाद सीट पे लौटते हैं तो मोहम्मदाबाद सीट पर आज भी अगर भाजपा की लड़ाई होगी, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, आप हो कोई हो, लड़ाई तो अंसारी परिवार से ही होगी, क्योंकि अब तो उनके भतीजे वहां से विधायक हैं। जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि जो ये विचारधारा है ये किसी अफजाल अंसारी या मुख्तार अंसारी या उनके परिवार के हर एक सदस्य के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जा रही है। लड़ाई कभी भी इसकी नहीं रही है कि उनको हराना है। लड़ाई हमेशा इसकी रही है कि उनके विचारधारा को, जो बंटवारे की विचारधारा है, समाज को, हिंदू समाज को बांटने की, उसको हमें संगठित करना है। और जब जब हिंदू संगठित हुआ है तब तब ये चुनाव हारे हैं। और उसका नतीजा आप चाहे 2006-7 का चुनाव माता जी का देख लें, चाहे 2017 का चुनाव देख लें, तो ये एक हिंदू संगठन को एक संगठित करने का जो गाजीपुर के अंदर या मोहम्मदाबाद के अंदर एक बड़ा काम है। ये जो जातियों में हम बटे हुए हैं, जातियों विद्वेष में जो बटे हुए हैं, वो एक लक्ष्य मेरे लिए सबसे नहीं। अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो अफजाल अंसारी 80 के दशक से लगातार विधायक होते आए। वो लेफ्ट के कार्यकर्ता, फिर सीपीआई से विधायक होते आए। वर्चस्ववादी होने की जो बात आप लोगों पर चिपकाई जाती है, या फिर वहां से सियासत करने वाली जितने लोग हैं, चाहे मनोज सिन्हा हो, चाहे जिस उस बिरादरी पे चिपकाई जाती है कि ये वर्चस्ववादी हैं, ये लोग सामंती हैं, तो इतना लंबा अगर कोई जीतता आ रहा है तो आपको लगता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि कोई हिंदू मुसलमान करके कोई मुसलमानों को संगठित करके या हिंदुओं को तोड़ करके जीत जाएगा, या कहीं ना कहीं उस इलाके की में जो कभी कोई वर्चस्ववादी रहा हो उसको आप, उसकी वजह से आप लोगों को भी इसको झेलना पड़ा हो? जी नहीं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप इसको ऐसे देखने की कोशिश करें। एक हमारे सुखडेरा गांव का एक गांव था, वहां पे रमाकांत उमाकांत 2 हरिजन भाई थे। रमाकांत की हत्या की जाती है, उसका लांछन मेरे पिताजी पे लगाया जाता है, और लांछन लगाने के बाद मुख्तार अंसारी ने मेरे पिताजी पे मुकदमा भी लिखवाया। मुकदमा लिखवाने के बाद सीधे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरे पिताजी को तुरंत क्लीन चिट दी जाती है। अब मैसेज क्या बनाया जाता है कि हरिजन को भूमिहारों ने मारा या भूमिहारों को हरिजन ने प्रताड़ित किया। तो जब आप अपने जातीय विद्वेष में इस स्तर पे उतर जाएं कि जीवन का मूल्य न रह जाए किसी के, जातियों में लड़ाने के लिए आप केवल इस स्तर पे हत्या कराते हैं कि जातियां आपस में लड़ती रहें, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। क्योंकि मेरे यहाँ मेरे जाति का, मैं जिस जाति से आता हूं, मेरे यहाँ मेरे जाति का वोट केवल 40 से 42 हजार वोट होता है, लेकिन अन्य जातियां हैं जिनको ये भरमाया जाता है कि ये जीतेंगे तो ये आपको मारेंगे, ये जीतेंगे तो आखिर ऐसा क्यों भरमाया जाता है? बाकी इसी तरीके के उदाहरण देखिए, किसी एक व्यक्ति की हत्या की जाती है, लगाया जाता है लांछन किसी और पे, और लांछन देने के बाद ये बताया जाता है क्योंकि जब आप शिक्षित समाज नहीं होता है, तो जब समाज शिक्षित नहीं होता तो वो ये नहीं समझ पाता है कि मुझे किस चीज की शिक्षा या मुझे किस चीज का ह्यूमर समझाया जा रहा है। और जब समाज शिक्षित होता है तो वो समझता है कि इनके समझाने का तात्पर्य क्या है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि रमाकांत उमाकांत की हत्या होती है और हत्या के बाद पिताजी का मतलब मुकदमा लिखा जाता है, और वो मुकदमा 2 दिन में ही समाजवादी पार्टी की सरकार, जो कि अपने दल की तो सरकार थी नहीं, मेरे पिताजी विधायक थे, समाजवादी की सरकार में 2 दिन के अंदर उस मुकदमे पे एफआईआर लग जाता है। क्यों? और इसका क्या मैसेज है समाज में? तो यही चीज जातीय विद्वेष है। और ये विद्वेष क्योंकि इस तरीके से फैला हुआ है कि हर जाति को हर जाति से लगाना है,
यादव को हरिजन से, हरिजन को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को क्षत्रिय से, जो मौका मिले उसमें किसी न किसी को एक दूसरे से उलझा देना है। और हत्या करना इनके लिए आसान था। दो पक्ष जहां लड़ते थे, एक की हत्या करके दूसरे को फंसा देते थे। अच्छा, ऐसा होता था? वैसा होता था। आखिर आप सोचिए ना कि रमाकांत उमाकांत की हत्या क्यों की गई, क्या उसके पीछे का पर्पस था। मेरे क्षेत्र में मेरे पिताजी से पहले कई हत्या की गई। राजेश राय की हत्या होती है, जो प्रधान भी थे और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ना चाहते थे। एक हमारे सबसे बड़े राजेंद्र राय जी की हत्या की जाती है, जो ब्लॉक प्रमुख रह चुके थे। आखिर ये हत्याएं क्यों की जाती है, क्या संदेश देने के लिए की जाती है। इन हत्याओं के पीछे का मूल उद्देश्य ये था कि मैं आपका निवारण करूंगा, लेकिन हत्या से करूंगा। और मेरे पिताजी का ये था कि मैं किसी भी समस्या का निवारण करूंगा तो दो लोगों को आपस में बैठा के 19-20 करके किसी मामले को समाप्त करूंगा। तो एक तरफ संगठन था, एक तरफ विघटन था। मैं हत्या करके वोट एक का वोट लूंगा, और एक तरफ था कि मैं दोनों को समझा के एक करके एक पटल पे एक धारा पर लाके वोट लूंगा। अब ये काम, सृजन का काम आप भी जानते हैं कि बहुत कठिन होता है। विघटन 2 मिनट में किया जा सकता है। इसलिए मेरे पिताजी को समय लगा इस चीज को करने में। और निश्चित रूप से अगर वो रहे होते तो आज अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी की राजनीति का जो वर्चस्व था वो कब तक टूट चुका होता। क्योंकि उन्हें पता था अगर ये हत्या उन लोगों ने नहीं की होती तो उन्हें पता था कि उनका राजनीतिक विरासत और वर्चस्व जो है क्षेत्र का खत्म है। नहीं तो ये हत्या भी लोगों ने की। हत्या उन्होंने ही करवाई, लेकिन वो लोग, उनका तो कहना था कि कभी उन पर आरोप बेशक लगा हो, कभी कोई मुकदमा ही दर्ज भी हुआ होगा, तो कभी उसमें पनिशमेंट नहीं हो पाया। तो बिल्कुल आखिर में जाकर के ये चीजें हुई। इसका वजह क्या है कि किसी भी मुकदमे के पीछे जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है, दर्ज होने के बाद वो न्यायालय में चलाया जाता है। निश्चित रूप से इसका षड्यंत्र अफजाल और मुख्तार ने किया, और गोली भले मौके पे आप कह लीजिए मुन्ना बजरंगी थे, अतारुर रहमान उर्फ बाबू थे जो अभी भी एक्सकॉन्ड हैं, राजेश पांडे थे, और उस समय के जो जितने बड़े बड़े शूटर थे सभी लोग थे, संजीव जीवा महेश्वरी थे। गोली भले इन्होंने चलाई, लेकिन कुछ अपने ही समाज के ऐसे लोग थे जो उस राइफल पे रखी हुई उंगली का काम किए। आज भी वो समाज में घूम रहे हैं, अपने पहचान के लिए घूम रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है समझना कि एक व्यक्ति की हत्या केवल हत्या तक नहीं थी। शिखा काटना और माथे का तिलक मिटाना केवल यही संदेश देना था कि जब जब हिंदू संगठित होगा उसका यही हश्र होगा। आप कह रहे हैं कि अभी भी वैसे लोग हैं जो घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, किसकी तरफ इशारा है? नहीं, अभी भी मतलब जो मुख्तार के उस समय के शागिर्द थे, बहुत से ऐसे लोग हैं। नाम बोलिए। नहीं, नाम जैसे अतुल राय, ये पूर्व सांसद रहे मूसी के। निश्चित रूप से मेरे पिताजी के केस और मुकदमे में इनका जो भी हमारे स्वजाति गवाह थे उनको तोड़ने का काम, जैसे मैंने कहा ना कि मुख्तार ने भले षड्यंत्र किया हो, गोली भले मुन्ना बजरंगी और अतारुर रहमान बाबू या संजीव महेश्वरी ने चलाया हो, लेकिन उस राइफल पे, उस ट्रिगर पे उंगली ऐसे ही स्वजाति जो विद्रोही थे उन्होंने काम किया, जो ऐसे गवाहों को तोड़ के मुख्तार के पक्ष में किए। और उस समय के शासनकाल में जो शासन और प्रशासन समाजवादी पार्टी का था उसका भी सहयोग मुख्तार को, उनके वोट बैंक के जो राजनीति थी उसका पूरा सहयोग मिला। गवाह टूटे, गवाह टूटने के बाद निश्चित रूप से जो गवाही में फैसला आया, जो कोर्ट में जज ने अपना फैसला सुनाया, उन्होंने ये साफ साफ लिखा कि अगर गवाहों की सुरक्षा मुहैया ठीक से कराई गई होती उस समय के शासन द्वारा, और जो गवाही पूर्व में दी गई उसको अगर कोर्ट में लाया गया होता, क्योंकि सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई इसलिए गवाही टूटी, इसका केस का फैसला कुछ और होता। लेकिन अतुल राय अभी मेरे साथ इंटरव्यू में थे, उन्होंने कहा उनका तो मुख्तार से कोई संबंध कभी रहा नहीं, सिर्फ एक सियासी संबंध था, उसके अलावा कभी आपराधिक, कभी कोई व्यवसायिक संबंध उनसे नहीं रहे। देखिए, ये कोई क्यों कहेगा कि उनके मुख्तार से संबंध रहे हैं या नहीं रहे हैं। मुख्तार बीती हुई इतिहास हो गए। आज पूज्य महाराज जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में। आज लोग, मैं तो ऐसा मानता हूं, मैं 2-3 बिंदुओं में इस मुद्दे को समझाऊंगा आपको। जैसे कुछ इन्हीं लोगों पे मैं कहता हूं कि ये एक ऐसे मौके परस्त लोग हैं जिनके चरित्र और चित्रण का कोई और छोर नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, 2009 में मुख्तार अंसारी बसपा से
राजनीति करते हैं और चुनाव लड़ते हैं बनारस से मुरली मनोहर जोशी जी के खिलाफ। मुख्तार अंसारी वहां हारते हैं। मुख्तार अंसारी के साथ साथ जिनका आपने नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो जोर शोर से बसपा ज्वाइन करके मुख्तार अंसारी के लिए प्रचार करते हैं। अतुल राय जी 2010 में कौमी एकता दल का गठन होता है। 2010 से 2015 का जो कार्यकाल था गांव के प्रधानी का, जिनका आपने नाम लिया, वो उनके भाई वहां के प्रधान होते हैं। केवल एक गांव के उनके कार्यों का विवरण उनसे मांग लिया सभा में, जो सभा ग्राम में लगाई जाती है, उसको गोली मार दी जाती है पैर में। मुकदमा लिखा जाता है, जिनका आपने नाम लिया वो पूर्व सांसद, उनके पे मुकदमा लिखा जाता है। उस मुकदमे का पंचायत करते हैं मुख्तार। 2009 से लेके 2010 से लेके 2016 तक कौमी एकता दल का गठन रहता है। 2014 में मुख्तार अंसारी फिर लड़ते हैं बनारस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। उस चुनाव में वो हरा गमछा पहन के, जैसा कि आपको याद हो, आप पुराने पत्रकार हैं, गिलास का कौमी एकता दल का गिलास सिंबल था, हरे रंग का गमछा था। वो हरे रंग का गमछा पहन के अफजाल अंसारी के साथ मीडिया बाइट्स में, ये जो महानुभाव आपने कहा, वो साथ में चले। उसके बाद 2016 के बाद जब कौमी एकता दल का सपा में विलय होता है, फिर विलय टूटती है, फाटक अंसारी परिवार चला जाता है बसपा में, तो फिर ये भी बसपा में जाता है। चुनाव लड़ते हैं जमनिया से चुनाव लड़ते हैं, बसपा में अफजाल अंसारी रहते हैं, और जिले की राजनीति में मुसलमान का हर एक वोट अफजाल अंसारी का देन है। और जिस सीट से वो लड़ते हैं जमनिया से, वहां के अगर आप जातीय समीकरण पे जाएंगे, क्योंकि कोई भी चुनाव बिना जातीय समीकरण के नहीं हो सकती, तो सबसे ज्यादा आबादी अगर वहां है, फिर मुसलमान, फिर उसके बाद यादव, फिर छत्री, फिर भूमिहार, जबकि वहां कुशवाहा भी यादव और कुशवाहा भी कुछ बराबर के। तो वहां वो केवल वोट काटने के लक्ष्य से वहां पहुंचते हैं। फिर उसके बाद इनका परिश्रय वही बसपा में अफजाल अंसारी, वही बसपा में ये, फिर 2019 का चुनाव ये लड़ते हैं। समाज, आपको भी पता है जो राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश का है, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है किसी भी लोकसभा के लिए। और मऊ में भूमिहारों की एक अच्छी संख्या है। वहां इनके चुनाव में अगर कहें कि राजनीतिक संबंध है, मुख्तार के दोनों बेटों ने इनके चुनाव में दिन रात प्रचार किया मुसलमानों के वोट के लिए। इसके सारे प्रमाण आपको मैं दे सकता हूं। ठीक, अब आप सोचिए, एक ये पटकथा हो गई। अभी 2026 में इनके गांव में एक अजय यादव के नाम के बालक की हत्या होती है। परिवार इनके पे आरोप लगाता है कि मेरे बेटे की हत्या में इनका संलिप्तता है। तो राजनीति, इनका जो इन्होंने एक व्यवसाय बनाया है, उसका मूल यही है कि मुझे किसी भी तरीके से अपने वर्चस्व को बना के रखना, जो अफजाल अंसारी का। मैंने कहा ना कि मेरे पिता की हत्या में मेरे पिता का षड्यंत्र अफजाल और मुख्तार ने बनाया। गोली मुन्ना बजरंगी और अतारुर रहमान बाबू ने चलाया, लेकिन ऐसे समाज के स्वजाति विद्रोही थे जिनका हाथ ट्रिगर पे था और सारे गवाहों को तोड़ के कोर्ट में पेश कराया। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आप इसलिए भी आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुलेआम कह रखा है कि अब हम चुनाव मोहम्मदाबाद से लड़ेंगे, तो अब वो भी सामने होंगे, आप भी सामने होंगे, आपके परिवार के जो भी हों आप भी सामने होंगे, और अंसारी परिवार तो लड़ता ही है। तो आप अब ये बताइए, आप, मैं फिर से कहूंगा कि आप पुराने एक पत्रकार हैं, 40 साल 35 साल आपका एक अनुभव है। आपको क्या लगता है कि अफजाल अंसारी के बिना इशारे के ये मोहम्मदाबाद लड़ेंगे चुनाव? और एक बार शायद आप वो अपने परिवार, तो आपको लग रहा है कि ये जब अगर उतरेंगे तो इसमें भी अंसारी परिवार की सह होगी? लेकिन मेरी बात समझिए, हर बार आप मोहम्मदाबाद के विधानसभा के चुनावों का आप समीकरण उठा के देखिए। हर बार पाठक अंसारी परिवार एक होता है, 2-3 भूमिहारों को हर बार अंसारी परिवार लड़ाता है हम लोगों के खिलाफ। कभी ऐसा नहीं हुआ है कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 21,000 ऐसे पाता है। वो क्यों कराया जाता है? वो बस इतने ही के लिए कराया जाता है कि भूमिहारों का वोट मैक्सिमम काट सके। इस बार भी यही तैयारी होगी। इस बार यही तैयारी है। माता जी को या मुझे अगर टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से
इनका बस रोल वोट कटवे के रूप में रहेगा। और जैसा कि मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपने परिवार का कह रखा है कि शायद उनकी पत्नी या भाई कोई लड़े, वो तो 4-4 विधानसभा बता रहे हैं कि मैं यहाँ वहां कहीं से भी लड़ सकता हूँ। वो कहते हैं कि बहन जी का आदेश आएगा तो, लेकिन बहन जी का झंडा उनके गाड़ी पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मौके परस्त की राजनीति है और उनकी राजनीति पूरी की पूरी परजीव है अफजाल अंसारी की सोच पे। वो तो कहते हैं कि अब मुख्तार परिवार ने या अंसारी परिवार ने उनका बहुत नुकसान किया है और उस वजह से अब वो उस परिवार से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। कभी उनके संबंध थे पॉलिटिकल, लेकिन अब नहीं है। कैसे हो सकते? अब मैं आपको एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ, एक विषय पे मैं लेके जाता हूँ। मुख्तार के छोटे बेटे की शादी होती है, मीडिया में चर्चा चलती है, लोगों का कहना भी होता है कि उस शादी में एक फोटो आती है जिसमें अतुल राय पूरा जाबी योगी लगा के, मास्क लगा के अपने खड़े रहते हैं। आपने जैसे बताया कि राजनीतिक संबंध है, मैं बताता हूं कि कैसे पारिवारिक और घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है। अगले दिन रिपोर्टर्स को और सारे मीडिया बंधुओं को बुलाया जाता है, बाइट क्या दी जाती है? बाइट दी जाती है कि नहीं, मैं वो शादी में उपस्थित नहीं था, वो मुख्तार अंसारी का अमुख रिश्ता जो का रिश्ता था, रिश्तेदार था, जिसको ये बीमारी हुई है इसलिए उसने मास्क लगाया। अब आप बताइए अभिषेक जी, हम लोग अगर एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन में है, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, जब तक पारिवारिक संबंध नहीं निकलेगा, कोई कैसे बता सकता है कि मुख्तार अंसारी के किस रिश्ते के रिश्तेदार को फला बीमारी हुई है? आप सोचिए। और क्योंकि वो फंस गए थे, क्योंकि पूरा मास्क लगा के वही एक व्यक्ति खड़े थे, पूरा हुबहू, और उनके चाल ढाल पूरी उनके पहनावे लोगों ने समझ लिया, तो अब इसको मीडिया में दूसरे तरीके से मौका परस्ती दिखानी थी। तो ये तो आपका क्लेम है, उनका क्लेम तो आज भी यही होगा कि मैं नहीं था। नहीं, क्लेम करने से नहीं है ना, समाज में क्या धारणा बैठी है वो भी देखना है ना। मैंने कहा ना कि किसी भी मौका परस्त का चरित्र और चित्रण का जब ओर छोड़ना हो तो ऐसे लोगों को दूर से ही नमस्कार कर देना। चलिए, लेकिन एक सवाल उन्होंने और रखा जब कि कृष्णानंद राय के साथ अगर कोई रहा तो उनके भतीजे आनंद राय रहे। तो आज भी उनके मुताबिक कि अगर किसी को विरासत जाती है, किसी को चुनाव लड़ना चाहिए तो आनंद राय को चुनाव, आपके सगे चचेरे भाई हैं, तो ये क्या दर्शाता है? तो जैसे मैं बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व है, ना वो इसके मेंबर हैं और ना उस पर डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन मैं इस पे भी एक बात कहना चाहूंगा, मेरे भाई साहब इस समय मौजूदा स्थिति में भावरकुल एक ब्लॉक है जिसके वो ब्लॉक प्रमुख है, मतलब हमारी भातीश्री ब्लॉक। आप लोगों के संबंध कैसे? बहुत बढ़िया है। ब्लॉक प्रमुख ही हम लोगों ने मिलकर उनको लड़ाया, उन्होंने संगठन के बीच में अपना प्रस्ताव रखा लड़ने का, जिले के नेतृत्व ने, हम सबके परिवार ने उनको मिलकर लड़ाया, वो चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते। अब वो एक ब्लॉक प्रमुख होने के नाते निश्चित रूप से क्षेत्र में आवागमन, आना जाना, निमंत्रण ये होता ही है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में कुछ मर्यादाएं होती हैं। उन मर्यादाओं को जब कोई लांघे तो लांघने को कोई भी लांघ सकता है। अब मैं उदाहरण दूं, मौजूदा विधायक के भाई ने सोशल मीडिया पे आके अपने अलग अलग बयान दिए, उनके भ्रष्टाचार के, उनकी राजनीति की। जो अभी जिनकी आप बात कर रहे हैं पूर्व सांसद की, उनके परिवार के चरित्र और चित्रण को मैं खोलूं, भाई बहन उनके, तो ये होता है कि समाज में हमारे वो संस्कार नहीं है कि जब हमने घर का चौखट लांघ दिया तो किसी के घर के चौखट के अंदर की बात नहीं करते। और निश्चित रूप से मेरे भाई साहब ब्लॉक प्रमुख हैं, वो उनकी अपनी एक राजनीतिक क्षेत्र है, वो उस क्षेत्र में काम करते हैं, वो उनका फील्ड है। मेरी माताजी विधायक रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, तो मेरा एक कर्म क्षेत्र है। लेकिन इसका मूल्यांकन अगर दूसरे लोग करेंगे तो वो दूसरे लोग समझे कि इसका मूल्यांकन कहीं उनके पे ना उल्टा असर करे, क्योंकि मर्यादाएं राजनीति में अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो मौका परस्त हैं, जिनका चरित्र और चित्रण नहीं है, वो तो कतई नहीं बनाएंगे। एक बात और बताइए, अब की पूर्वांचल में कहा जाता है कि बड़ी पुरानी अदावत रही है मनोज सिन्हा और अफजाल अंसारी की। मनोज सिन्हा ने इतना काम किया पिछली सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए, लेकिन चुनाव हार गए। तो आखिर
उस इलाके का जो सियासी समीकरण है वो क्या इतना बढ़ चुका है कि लोगों के लिए विकास ये तमाम चीजें मायने नहीं रखती, सिर्फ बिरादरी और ये इसी पर वोट होते हैं? बिल्कुल, जातीय विद्वेष और जातीय संघर्ष पूर्वांचल में बहुत ज्यादा है। और मैं आपको अगर एक मोटा आंकड़े देने की कोशिश करूं, पूरे लोकसभा में करीब अगर मैं 17-18 लाख वोटर्स जो पूरे लोकसभा में है गाजीपुर में, उसमें केवल 2.5 लाख वोटर फॉरवर्ड है, बाकी बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है। अब आप सोचिए कि वैसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व करते हुए 4 लाख वोट पाना, ये भी एक संघर्ष है। और मैंने कहा ना कि जातीय विद्वेष और संघर्ष इतने बड़े हो जाते हैं कि वहां पे भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ाई होती है, आपसी परिवार की लड़ाई होती है। लेकिन हम वो हैं जो आपसी परिवार को एक दूसरे को बीच में बैठाते हैं और समझाते हैं कि आप बटिए मत, आपका फायदा कोई और उठा लेगा। और जबकि ये अंसारी परिवार है, वो कहता है कि तुम कहो तुम्हारे लिए मैं इनकी हत्या कर दूं। ये मानसिकता का डिफरेंस है। और निश्चित रूप से जब से मनोज सिन्हा जी वहां से हटे हैं, क्या विकास हो गया? 2019 में आदरणीय मनोज सिन्हा जी वहां हारते हैं चुनाव। 2014 से 2019 का कार्यकाल उठाइए, उसका आप सर्वेक्षण करिए, और 2019 से लेकर 2026 का कार्यकाल उठाइए। जितने का मनोज जी ने वहां शौचालय बनाया है, उतने का तो ये रोड नहीं पास करा पाए। और कहते क्या है कि सरकार हमारी नहीं है। तो जनप्रतिनिधित्व किस चीज का? लोगों के बीच में जवाबदेही नहीं है। लोगों को ये बताते हैं मंच पे खड़े होके कि भाई प्रधानियों यादवे लड़ीहन, बीडीसीओ यादवे लड़ीहन, जिला पंचायतों यादवे लड़ीहन, ब्लॉक प्रमुखियों यादवे लड़ीहन। तो ये यादव को लेके आप क्यों अंकित कर रहे हैं? अगर कोई ये पूछ दे कि विधायकियों आपका लड़के लड़ीहन, नगर पालिको आपका लड़के भतीजे लड़ीहन, संसदीय तू ही लड़बा, तब तो इसका जवाब नहीं आएगा। अगर आपकी राजनीति पीडीए की है तो आप एक पद पकड़िए, बाकी पद छोड़िए समाज के लिए। पर ऐसा है नहीं। दूसरे को नसीहत ज्यादा देते हैं, अपने कर्मों का नसीहत और उसका मापदंड अगर समाज में देना पड़ जाए तो कोई जवाब नहीं है। अब बिल्कुल आखिरी में अब दिख रहा है कि बिल्कुल नई पीढ़ी सामने आ रही है। अब चाहे मनोज सिन्हा के बेटे हों, चाहे अफजाल अंसारी की बेटी हो, चाहे मुख्तार अंसारी के बेटे हों, चाहे कृष्णानंद राय के बेटे हों, ये पूरी की पूरी नई पौध, नई पीढ़ी अब पूर्वांचल में निकल कर दिख रही है। अभी तक बीजेपी के लिए पूर्वांचल सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी भी बीजेपी सबसे बुरे हाल में है तो पूर्वांचल में। आपको लगता है कि हालात बीजेपी के सुधरेंगे या फिर जिस तरीके की पॉलिटिक्स हुई है, अगली पीढ़ी यानी कि आप लोगों की पीढ़ी में भी यही देखने को मिलेगा? देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश के पूज्य महाराज जी, मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी हैं, उन्होंने जो मंच पे एक बात कही कि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, ये बात केवल एक भाषण मात्र नहीं है। ये हम सभी सनातनियों को, हिंदुओं को समझना पड़ा है कि इस बात का इतना बड़ा जोर है कि ऐसे लोग जो विभाजनकारी नीतियां लगा के समाज में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, और स्थापना इस बेस पे कर रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा है, लेकिन गरीब गरीब है और वो खुद मसीहा बन जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विचारों को और ऐसे लोगों की जो रणनीति है उसको जनता समझ रही है। और जो महाराज जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति लगा के जो अपराध को बिल्कुल समाप्त किया है, वो एक बहुत बड़ा हम भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है समाज के बीच में। क्योंकि आज बहन बेटियां हों, चाहे समाज में रहने वाले जो भी काम करने वाले मजदूर या बड़े व्यवसायी हों, रंगदारी जैसी चीज नहीं है, बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लोग समझ रहे हैं, लोगों ने वो बदलाव देखे हैं, लोगों ने अखिलेश के और समाजवादी पार्टी के समय के शासन सुशासन को देखा है। विधायकों तक की हत्या, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे लोगों की हत्या हो गई, राजू पाल की हत्या हो गई, हमारे पिताजी की हत्या हो गई। और अभी देखिए, तो एक छोटी सी भी गोली चल जाती है तो अगले चौराहे पे उसका हिसाब कर दिया जाता है। तो ये जो जवाबदेही और जो नियत हमारे पूज्य महाराज जी की है, वो नियत लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और निश्चित रूप से 2027 में एक आप देखेंगे कि 2017 से भी एक बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने के लिए पीयूष जी। तो हमारे साथ थे पीयूष राय, स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बेटे हैं, और दावेदारी इस बार
उसी मोहम्मदाबाद सीट से जो फिलहाल अभी अंसारी परिवार का गढ़ है। तो दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक। अगले बार किसी नए शख्स से मुलाकात होगी।